हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा, द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, जनरल एक्सप्लेनेशन इंडियन पीनल कोड का अभी तक आपने जो कवर, हमारे जितने टॉपिक्स कवर हो गए हैं, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 32 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया था। आज हम 33 से आगे स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील द सेक्शन 34 जो किससे डील करता है, कॉमन इंटेंशन से डील करता है। सो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी आईपीसी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन अगर कोई है तो वो सेक्शन 34 है। सो प्लीज़ रिमेंबर, इस सेक्शन का एमसीक्यू बेस्ड प्री में देख लीजिए या मेंस में देख लीजिए, दोनों में अपनी इंपॉर्टेंस है। आईपीसी की सीरीज में लेक्चर 8 है। पहले के लेक्चर्स आपको नीचे जो प्लेलिस्ट दी गई है वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को मिस ना करें। देखिए, अभी तक आपने आईपीसी में जनरल एक्सप्लेनेशन में समझा कि कौन कौन सी चीज़ों के क्या मतलब होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास को जो समअप किया था वो किया था सेक्शन 32 पे, जहां हमने कहा था कि एक्ट इंक्लूड्स द इलीगल ओमिशन आल्सो। एक्ट का मतलब होता है कोई आपका फिजिकल एक्ट, योर फिजिकल एक्ट, जो आपने फिजिकली एक्ट किया। ओमिशन क्या है कि कानूनी तौर पे आपको लॉ ने बोला कि यू हैव टू डू दिस, जहां आपकी ड्यूटी थी और आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दिया। इट मीन्स जो आपको करना था आपने वो नहीं किया। आपको अपने ड्यूटी में, मान लीजिए आप जेलर हैं और आपके जो कैदी हैं वहाँ पे, उनको खाना देना है आपको, लेकिन आप उनको खाना नहीं देते हैं, ये इलीगल ओमिशन में आ जाता है। तो एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। वर्ड यूज हुआ इलीगल इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। Word which refer to the act done extend to illegal omissions also। कितना ब्यूटीफुल तरीके से लैंग्वेज यहाँ पे मैकॉले साहब ने लिखी है। चलिए अब 33 में देखते हैं हम एक्ट और ओमिशन को। इसने बताया है, यहाँ कह रहा है कि भाई कोई ए ने कई सारे एक्ट किए हैं, सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ ओमिशन है। 32 का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ द एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, एंड द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। उसको जैसे आपने सिंगुलर प्लूरल देखा था वैसे ही ये चीज़ें आ जाती हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन सेक्शनों को 32, 33 को तो आप बेसिकली समझ लेंगे और सिर्फ प्री बेस याद रखेंगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन एक वर्ड मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ आपके पास, जिसे मैं कहता हूँ ग्रुप लायबिलिटी। अब ये ग्रुप लायबिलिटी क्या होती है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप लायबिलिटी? ग्रुप मीन्स जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हों। इट मीन्स मोर देन वन पर्सन। अब कोई ऐसी लायबिलिटी जो एक से ज़्यादा सभी के ऊपर कंबाइंडली आती हो, इसे आप ज्वाइंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड? अब ये आईपीसी में कहाँ कहाँ आती है? देखिए, जब ग्रुप लायबिलिटी की बात आती है तो आपको आईपीसी के सेक्शन बता देता हूँ, पहले उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले सेक्शन 34 में, जहाँ आप कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे, हम सब चीज़ों को डील करेंगे। सेकंड कहाँ आती है? आपका सेक्शन 148 एंड 149। 149 आपको बताता है किसके बारे में? कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, जहाँ अनलॉफुल असेंबली में लोग किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ काम करते हैं। थर्ड आपका कहाँ पे आ जाता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 120A और 120B। एंड फोर्थ आपका आ जाता है 396 डकैती, जहां 5 से ज्यादा लोग मिलके डकैती विद मर्डर करते हैं, डकैती विद मर्डर। और एक और 5वीं जगह पे है
जहाँ पे ये यूज होता है वो है सेक्शन 460, जहाँ पे लर्किंग हाउस ट्रेस पास है। रात में एक से ज़्यादा लोग किसी के घर में सेंध लगाते हैं तो वहाँ धारा 460 लगती है। तो ये टोटल 5 जगह है आईपीसी में जहाँ पे ग्रुप लायबिलिटी की बात हम करेंगे। अभी बाकी चीज़ों को भूल जाइए। आपने बहुत बार एफआईआर में एक वर्ड देखा होगा, स्पेशली बहुत सारे केसेस में, जैसे कि मैं डॉवरी डेथ की बात करूं। डॉवरी डेथ, यहाँ पे जो पुलिस धारा लगाती है, अब मैंने आपको पहले भी कहा था अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो से अपनी लैंग्वेज में लॉ को पढ़ना है तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अब पुलिस यहाँ क्या करती है, 304B रेड विद सेक्शन 34 लगा देती है। अब ये सेक्शन 34 आपने देखा है कभी, क्या है, व्हाट इज दिस? क्या ये कोई पनिशमेंट बताता है? क्या ये कोई सब्सटेंटिव पार्ट है? क्या है ये? तो एक वर्ड लिख लीजिएगा, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। रूल ऑफ एविडेंस है, रिमेंबर इट, एंड इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। रूल ऑफ एविडेंस है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये दो चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, रिमेंबर इट। अब 304B क्यों लगाया? किसी ने अपने घर में, भाई लड़के की वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसे डॉवरी डेथ की डेफिनेशन में जो आती है, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, क्रूरलिटी, सब चीज़ें वहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने पर्सन इन्वॉल्व होंगे, एक उसके हस्बैंड, एक उसके जो ससुर होंगे, ठीक है, सास होंगी, ननंद होंगी, एफआईआर में सबके नाम रहते हैं। अब किसी एक ने ही तो मारा होगा ना उसको, क्या सबने मिलके मारा है? किसी एक ने मारा होगा, तो यहां पे सेक्शन 34 पिक्चर में आता है। अब 34 को आप एक चीज बताइए कि मान लीजिए हम, जो लड़की थी वो बी थी, इस बी की हत्या इस हस्बैंड ने की है। किसने की है? हस्बैंड ने इसको शूट कर दिया, ठीक है, एक गन निकाली और गन से क्या कर दिया, शूट कर दिया, इसके सीधा सिर में गोली मारी है, और इसकी ऑन स्पॉट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब पुलिस जब एफआईआर होती है तो सबके नाम लिखती है, लड़की के घर वाले सबके नाम लिखवाते हैं। तो पुलिस यहाँ क्या कहती है कि इन सब लोगों ने मिलके एक प्री अरेंज्ड प्लान बनाया है। क्या किया है? प्री अरेंज्ड प्लान किया है, और सॉरी, सब लोगों ने मिलके इसे मारा है। लेकिन प्रैक्टिकली मारा उसने है, तो बाकी लोगों ने क्या किया है? दे आर पार्ट ऑफ द एक्ट विद द कॉमन इंटेंशन। अब एक बार सेक्शन 34 को पढ़िए, आपकी सारी जिज्ञासाएं यहाँ पे शांत की जाएंगी। देखिए सेक्शन 34 क्या कहता है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। 3 चीजें हैं, 4। पहला है एक्ट, यानी कि कोई ऑफेंस, फिर किसके द्वारा किया गया हो, सेवरल पर्सन्स के द्वारा। सेकंड, कब किया गया हो, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। थर्ड, ये 3 चीजें यहां पे आती हैं। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। जो फोर्थ इसका एलिमेंट है वो आता है आपका लाइबिलिटी को लेके, जो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम उसको फोर्थ कैटेगरी देते हैं। ये 4 चीज़ें। अब 4 चीज़ें क्या क्या आई देखिए। अब यहाँ अपने सेक्शन पढ़ा, अब उसको इस हमारे इलस्ट्रेशन में देखते हैं। हस्बैंड, ससुर, सास और ननंद, इन सब ने मिलकर इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, की कॉमन इंटेंशन क्या थी कि इस लड़की को मारना है। उसके फर्दरेंस में भाई ससुर ने दरवाज़ा बंद किया, सास ने देखा कोई पड़ोसी तो नहीं आ रहा है, ननंद ने भी कुछ हेल्प की होगी। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो ये कहता है कि भाई अगर धारा 34 लग गई ना तो सबके ऊपर 304 भी लग गई, 304 भी सभी के ऊपर लागू होगी।
यानी कि अगर सेक्शन 34 को हम देखें तो सेक्शन 34 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 34 में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली है कॉमन इंटेंशन और दूसरा है पार्टिसिपेशन इन द एक्ट। पार्टिसिपेशन इन एक्ट। कॉमन इंटेंशन कहीं ना कहीं या मेंस रिया का रोल प्ले करती है। किसका करती है? मेंस रिया का रोल। अब ये कॉमन इंटेंशन क्या है और पार्टिसिपेशन इन द एक्ट क्या है? देखिए अब यहां पे हम दो एग्जांपल लेने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा एग्जांपल्स को। ए एक कंपनी में जॉब करता था। इसने क्या किया, अपनी कंपनी के गोडाउन की डुप्लीकेट चाबी बी को दी और कहा कि वहां से तुम सामान निकाल के ले आओ। बी क्या करता है, वहां जाता है, डुप्लीकेट गोडाउन खोलता है और वहां से कॉपर के वायर्स के बंडल जो हैं, बड़े बड़े बंडल्स, वो निकाल लाता है। उसके वहां पे ए प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ बी गया है। ए ने तो डुप्लीकेट की दी है, किसको? बी को। अब ये ट्रक पहुंचता है कहाँ? एक कांटे के ऊपर जहां पे वेट किया जाता है। अब वहां पे ए प्रेजेंट है और यहाँ पे जो पार्टी है डी खरीदने वाली, वो भी प्रेजेंट है। बी ट्रक लेके यहाँ पहुंचता है, यहाँ वेट होता है और इनका सौदा कर लिया जाता है। अब ये केस पहुंचा कोर्ट में। अब मिस्टर ए ने क्या प्ली दी कि ये जब चोरी तो बी ने की है, मैं तो वहां था ही नहीं, तो सेक्शन 34 कैसे लगाएंगे भाई? इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। अब कहा कि ए और बी ने मिलके, देखिए अब ए ने बी को चाबी दी, इसका मतलब ए और बी पहले से मिले हुए थे, दोनों ने मीटिंग ऑफ माइंड किया। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है? दे हैव शेयर्ड देयर आइडिया। ठीक है, शेयर आइडिया फॉर थेफ्ट। चोरी करने का क्या है? आइडिया शेयर किया, दोनों की मीटिंग ऑफ माइंड हुई। ठीक है, और पार्टिसिपेशन कैसे हुआ? इसने इसको चाबी दी, बी वहां पहुंचा और यहां पे आया। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट केस है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, केस के इससे समझेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। इस केस का नाम लिख लीजिए, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1979, सुप्रीम कोर्ट 185। और यहां कोर्ट ने कहा कि फिजिकल प्रेजेंस होना कोई जरूरी नहीं था। फिजिकल प्रेजेंस होना कोई भी जरूरी नहीं था, उसका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो कॉमन इंटेंशन क्या हुई? सबसे पहले देखिए, आप समझिएगा इस चीज को। कॉमन इंटेंशन, अब ए जो है ये बी को मारना चाहता है, इसे वांट टू किल। अब सी जो है ये भी बी को मारना चाहता है। अब ए ने क्या किया? ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते। ए ने इसको गोली मार दी, सी ने भी गोली मार दी, एक साथ गोली मार दी। क्या ये कॉमन इंटेंशन थी? नहीं। जब तक दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड, शेयर ऑफ आइडिया नहीं होगा, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होगी। प्लीज रिमेंबर इट। लेकिन ए और सी पहुंचे और बी को गोली मारने से पहले दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया कि ठीक है, मार देते हैं, पेल देते हैं इसको। इट मीन्स जस्ट बिफोर कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, उस एक्ट के होने से पहले ही अगर दोनों की मीटिंग ऑफ माइंड हो जाती है, दैट विल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 34 थ्रू द कॉमन इंटेंशन। अब इसी पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसे हम डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए 34 अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है, कॉमन इंटेंशन, जिसके ऊपर 1 घंटे का अलग से लेक्चर हो सकता है। अभी जो है एक बंदा है ए क्या करता है, किसी बंदे को देखता है, सी को और डी को। सी और डी क्या कर रहे हैं? ए के अंकल के खेत से फसल काट रहे थे। अब फसल काटते हुए इनको पकड़ लेता और कहता है कि भाई फसल क्यों काट रहे हो? तो सी सीधा गन निकालता है, वो लाठी लेता है और ए को बोलता है पीट देंगे तुझे। ए हेल्प के लिए चिल्लाता है और यहां से जेड और एक्स दोनों आ जाते हैं, इसके अंकल, इसकी हेल्प करने के लिए।
और क्या करता है, Z सीधा C को शूट कर देता है टू किल, और उसकी डेथ हो जाती है। X भी अपनी गन से गोली चलाता है D के ऊपर, लेकिन जस्ट टू इंजर हिम। अब ये बात पहुंचती है कोर्ट तक। कोर्ट कहता है कि कॉमन इंटेंशन थी, तो यहां पे बताया गया कि इनकी कॉमन इंटेंशन नहीं, सिमिलर इंटेंशन थी, क्योंकि जब जेड ने गोली इस पे चलाई और एक्स ने डी पर चलाई तब दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, दोनों में मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट केस है माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इस केस को लिख लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कॉमन इंटेंशन से कौन सा केस डील करता है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 बॉम्बे हाई कोर्ट का ये केस है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। फैक्ट से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि तभी होगा जब कॉमन इंटेंशन दोनों की जुड़ी होगी। अब यहीं पे सेक्शन 35 क्या कहता है, वो बात करता है सिमिलर इंटेंशन की। जैसे हमने यहां कहा ना कि सिमिलर इंटेंशन थी, तो सिमिलर इंटेंशन क्या होती है कि व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, कि उसकी जो इंटेंशन या नॉलेज थी उसकी वजह से ये क्रिमिनल तो था। सो व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, जब कोई भी काम किया जाता है जो क्रिमिनल होता है, क्यों, क्योंकि ये क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन से किया गया है और इसे सेवरल पर्सन करते हैं। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन द एक्ट with such knowledge or intention is liable to the act in the same manner as if the act done him alone with the knowledge or intention। यहां पे 34 वाली ही बात की गई है। देखिए कॉमन इंटेंशन की लास्ट लाइन भी क्या थी सेक्शन 34 की, कि भाई इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। और ये फर्दरेंस वर्ड आपको एक चीज और बता दूं, प्री में पूछा जा सकता है, 1870 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, इसको लिख लीजिएगा। जब इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन कोई एक्ट किया जाता है आफ्टर शेयरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया और नॉलेज, मीटिंग ऑफ माइंड, दैट विल कम अंडर सेक्शन 34। और जब वही एक्ट बिना शेयरिंग के किया जाता है बट कॉमन इंटेंशन नहीं, सिमिलर इंटेंशन होती है, तो वहां सेक्शन 35 आता है। सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब 36 को देख लेते हैं। इफेक्ट कॉज्ड बाय पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन का क्या मतलब है, बहुत सीधा सा इसका है, देखिए बहुत सिंपल है इसका इलस्ट्रेशन जो है, यही इसके बहुत सारी चीजें डिफाइन कर देता है। wherever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that causing of that act partly by act or partly by omission is in the same offense। देखिए बहुत सिंपल सी बात इसने कह दी है। 32 और 33 में आपने एक्ट और ओमिशन के बारे में पढ़ा। अब होता क्या है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन देख क्या बता रहा है, ए बाय बीटिंग जेड, ए इंटेंशनली कॉज जेड्स डेथ, पार्टली बाय इलीगली गिविंग हिम जेड्स फूड। जैसे कि अभी जेड को खाना देना आपकी क्या थी, ड्यूटी थी, लेकिन जेड को खाना आपने नहीं दिया, आपने उसको फूड प्रोवाइड नहीं किया, इससे क्या है वो स्टारवेशन में चला गया, भूख में चला गया, और साथ में आपने उसको पीट भी दिया, आपने उसको पीटा, ये आपका फिजिकल एक्ट है। इट मीन्स इट इज योर एक्ट। आपने उसको फूड नहीं दिया, खाना नहीं दिया, ये आपका इलीगल ओमिशन है। तो आपने उसकी डेथ कैसे हुई, आपके पीटने से और भूखा रहने से, पार्टली बाय एक्ट पार्टली बाय ओमिशन। समझ में आ गया आपको ये? देखिए इन चीज़ों को बहुत डिटेल में तो जब हम कोई अलग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, अलग से बनेगा तब है, एक बार जनरल एक्सप्लेनेशन कवर कर लेते हैं। इन चीज़ों को और अच्छे से जैसे जैसे जिस सेक्शन में आएंगे हम अच्छे से डील करते जाएंगे। 37 कहता है कॉपरेशन बाय डूइंग वन
of several acts constituting an offence. When an offence is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offence by doing any one those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offence. देखिए 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है जहां पे कई सारे काम होते हैं, कॉपरेशन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम सेक्शन 37 को समझ लेते हैं. ए और बी एग्री हो जाते हैं कि वो जेड का मर्डर करेंगे. ठीक है, अब कैसे करेंगे? ए ने और बी ने मिलके एक प्लान बनाया कि हम जेड को मार देंगे, लेकिन उसे क्या देंगे? पॉइजन देंगे. बोला तो लेकिन थोड़ा थोड़ा देंगे, थोड़ा सा एक दिन खाने में तुम देना, सुबह के खाने में, शाम के खाने में थोड़ा सा मैं दे दूंगा. उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगेगी और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी. इलस्ट्रेशन 1 पढ़िएगा. A and B agree to murder Z by severally and at different times, giving him small dose of poison. Poison देना है उसको. A and B administer the poison according to the agreement. क्या किया? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर ली दोनों ने. With intent to murder Z. Z dies from the effect of several dose. अब धीरे धीरे क्या होगा? उसको पॉइजन दोगे तो Z क्या हो गया? इसका डेथ हो गई, इसकी डेथ हो जाती है. And each of them, here A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and each of them does an act by which the death is caused. They are both guilty of offense, though their acts are separate. अब जब ये कोर्ट जाते हैं तो A क्या कहता है कि जी मैंने तो सुबह के खाने में दिया था जहर, मेरे जहर से थोड़ी मरा, वो तो B के जहर से मरा है. B कहेगा जी मैंने तो शाम को थोड़ा सा दिया था, मेरे से थोड़ी मरा, A के जहर से मरा. लेकिन यहाँ उनकी कॉमन इंटेंशन थी और इंटेंशनली डेथ किया है, तो उन दोनों को ही सेम 302 के लिए क्या किया जाएगा? मर्डर का चार्ज दोनों के ऊपर लगेगा. इलुस्ट्रेशन नहीं छोड़ना इसका भी. इसमें 3 इलुस्ट्रेशन है, तीनों इलुस्ट्रेशन आपको कवर करने ही करने हैं. ठीक है, ये आपको किसी तरह से भी नहीं छोड़ना है. सो डियर लीगल एस्पिरेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. आज 34 से 38 तक हमने कवर किया है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं. आपके किसी तरह के भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे mklegalshiksha@gmail.com पर लिख सकते हैं. तो मिलते हैं आपसे फिर से जनरल एक्सप्लेनेशन के अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.